बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी 17 साला बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात पास किए तो एक ही ज़िद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है और मेरी बच्ची घर से बाहर तो कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के। इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शोहर से बात की तो उन्होंने बिला तरद्दुद इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि वो अब अपने ख्वाबों को पूरा करने शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी। शहर की ही यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया और उसे हॉस्टल भेज दिया। फिर एक दिन रात के वक़्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वो बहुत रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई। वो रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे वापस घर आना है। मेरी तो रूह फिना हो गई। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मेरा शोहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और मुझे बताए कि क्या हुआ है, मगर उसने कुछ नहीं बताया। मैं हद दर्जा परेशान थी कि आखिरी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई। मेरे शोहर काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो भी परेशान हो गए। गांव से इस वक्त शहर जाने वाली गाड़ी नहीं थी। मैंने बेटी को दोबारा फ़ोन किया और कहा कि गाड़ी नहीं है, तो फिर उसने हिचकियां दबाते हुए कहा, आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। वहाँ जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत शदीद ख़राब थी। वो बुखार में मुब्तला थी और ग़नूदगी में थी। मैं उसके करीब बैठी उसका कंधा हिलाया, उसको पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी आंखें खोलीं और मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर ज़ारों कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसने अपनी आंखें नीचे कर लीं, लेकिन ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना किया। मैंने बहुत इसरार किया तो उसने इतना ही कहा कि बस उसे घर वापस जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी। 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी कह रही थी कि उसका दिल नहीं लगता। मैंने अपने शोहर से कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस बच्ची हॉस्टल में रहते हुए थोड़ी घबरा गई है, इसलिए हम उसे घर ले जाते हैं। इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम अपनी बेटी को घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत सही नहीं हुई, बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसे कहीं भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम मियाँ बीवी के दिलों को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश अखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी अपने कमरे में पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तो वो मेरे सामने बैठी रही, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। पहले तो वो सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई। मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चाँद सी बेटी को मुरझा के रख दिया। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक हो के पहले जैसी हो गई। उसे सेहतमंद देख के हम खुश हो गए। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने कहा, बेटा अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हरज हुआ है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हुई। मुझे उसकी परेशानी समझ न आई। कुछ देर के बाद बोली, आप ठीक कह रही हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। इसके बाद मैं उसके कमरे में गई
तो वो तकिया मुंह पे रखे ज़ारों कतार रोने में मशगूल थी। मैं उसके पास गई, उसके मुंह से तकिया हटाया और पूछा कि क्या हुआ है। कहने लगी, मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने जल्दी से अपनी बेटी की चादर उठाई, उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक आ गई। डॉक्टर ने उसे चेक किया, दवा दी और कहा कि दवा खाने के कुछ देर बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई। थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी, अब मुझे दर्द नहीं। मेरा दिल अब हर वक्त बेजार रहने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हर वक्त बीमार है। ये सोचकर मैं बहुत गमज़दा हो जाती। अब तो ये हर रोज़ होने लगा। उसके पेट में शदीद दर्द होता और मैं उसे क्लिनिक लेकर जाती। अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक डॉक्टर उसे चेक करता, दवा देता तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती। लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि दाल में कुछ काला है। फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि हमारी बेटी की शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती। हम ऐसा करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शौहर को कैसे बताऊं कि इसकी तो सेहत ही ख़राब है, हर वक्त उसके पेट में दर्द रहने लगा है। लेकिन मैंने अपने शौहर से कोई बात नहीं की और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता देखने आना चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। उसका शहर में अपना घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था जो उसका घर अच्छी तरह संभाल सके। मेरे शौहर तो उनके दोस्त थे, हमें भी कोई एतराज़ नहीं था। हमने रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीनों के बाद शादी की तारीख तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात ने मुझे हैरानी के साथ साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती। मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती कि मैं बहुत खुश व खुर्रम हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी पुरसुकून हो जाती। फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली। वो फ़ोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुँचे, मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने उसे सुबह से नहीं देखा। लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं ना मिली। मेरे शौहर ने अपने दोस्तों के ज़रिए पुलिस वगैरह से भी राब्ता किया। पुलिस भी आ गई, लेकिन मेरी सास के बारे में कुछ पता ना चल सका। वो आखिर कहाँ गई। हम लोग तो शाम तक वापस आ गए। बेटी का शौहर भी मुल्क से बाहर गया हुआ था। मेरी बेटी के शौहर का नाम अली था। 1 महीने के बाद उसका शौहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया, लेकिन उसकी सास का कोई अता पता नहीं था। 2 हफ्तों के बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़ों का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाकर पानी वगैरह पिलाया। उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी बेटी ने कहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने मुझे जो बातें बताई उन्हें सुनकर मैं एक बार कांप कर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की अपनी माँ को ढूंढने की, लेकिन ना ढूंढ सका। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो, इसलिए मुझे नज़रअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और कहा, जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर कहने लगा, मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल हूँ।
मुझे किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अपने शौहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा शौहर है जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तल्ख बयानी कर रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ। कुछ दिन के बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही हो। मैं किचन में आई तो मेरी नंद कई एक शाम के खाने बना रही थी। मैंने उससे पूछा, खैरियत है? आज इस कदर तैयारियां किस बात की? तो उसने मुझे से रोब जमाने वाले अंदाज में कहा, आज घर में मेहमान आ रहे हैं, तुम अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। मेरी नंद और शौहर दोनों बहुत खुश थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। पिछले कई दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे, साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। उस वक़्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरे शौहर को लेकर दाखिल हुई। उसके मुंह से ओल फोल निकल रहे थे। उसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसे लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। अपनी ज़ात पर लगाए गए इतने घटिया इल्ज़ामात सुनकर वो कहने लगी कि किसका गुनाह पाल रही हो जो इसकी ये हालत है। मैं तो चकराते सर के साथ बेड पर गिर गई। मेरा शौहर मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, बताओ तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है? मैं दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर यह ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं इनको कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ें आईं कि हम ये रिश्ता पक्का समझें। मुझे समझ न आई कि मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक़्त जब शौहर मेरे कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो दूसरी शादी कर रहा है। मैंने अपने शौहर से कहा, अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। यह सुनकर वो आग बगोला हो गया। कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब तुम्हें कुछ याद नहीं आया? मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता चला कि लड़की वालों को किसी तरह पता लग गया कि मेरा शौहर शादीशुदा है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता चलाना चाहती थी कि आखिर मेरे नंद और शौहर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए, तो एक लम्हे के लिए मेरी नंद मुझे देखकर परेशान हो गई। मैंने कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ। और मैं जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में जाए नमाज बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अब मुझे अभी कुछ कर देगी, लेकिन फिर वो मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वो मुझे कहने लगी कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम नहीं निकली। मैंने तुम्हारे घर से तुम्हें निकालने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की। अब तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो। अगर खुश मैं नहीं हूँ तो तुम्हें भी रहने नहीं दूँगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से मैंने तुम्हारे शौहर को नकली मैसेजेस भेजे, जिससे उसको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं।
फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सर दर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं। और जब मुझे इस बात का पता चला, मैं तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहती थी। मेरी माँ मुझे रोकना चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ख़राब ना हो, तो मैंने अपनी माँ को ही मरवा दिया। और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी। इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके मैं अपनी दोस्त के साथ इसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा, वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही क्लास में थी। तुम हमेशा फर्स्ट आती थी और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करूँगी, मगर तुम लोग गांव चले गए। इसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई तो तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी। देखो, मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर मैं खामोश रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थी, और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में हसद पाल रखा था। मैंने अपनी नंद के कमरे में जाते ही सबसे पहला काम ये किया था। जिस वक़्त मेरी नंद मेरे पास बेड पे बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गईं। मैंने वो सारी बातें अपने शौहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातें सुनकर मेरे दिल गम से भर गया। इसके बाद मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको धोखा दिया। देखें, बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। वो शहर में रहता था, इसलिए मैंने आपसे शहर में पढ़ने की ज़िद की। मैं वहाँ रोज़ाना इससे मिलती थी। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने बीमारी का नाटक किया। जब मेरे पेट में दर्द हुआ, क्लिनिक जाने लगी। वहाँ मैंने देखा अंदर क्लिनिक में अली बैठा था। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पे आया था। उसे देखकर मैं रोज़ाना क्लिनिक चली जाती। मैं अंदर जाती, अली से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते। फिर जब आपको शक होने लगा तो अली ने मुझे कहा, आप क्लिनिक ना आया करो। फिर जब एक दिन बुर्का ओढ़कर आप लेने आ गई, उस दिन भी अली अंदर था, आपको कुछ पता नहीं चल सका। फिर जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई, शादी की खुशियों में मसरूफ़ हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सर में शदीद दर्द था, पेट में भी। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, लेकिन उसके रवैये की वजह से बता ना सकी। लेकिन अम्मी देखिए ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला कि मेरी नंद ने मेरे साथ हसद की आड़ में ये सब कुछ किया। मेरे शौहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल छलनी कर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके अब्बा को सारी बातें बताई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया। उसने मुझसे भी माफ़ी मांगी और मेरी बेटी को दुख देने के लिए वो बेहद शर्मिंदा था। वो मेरी बेटी को वापस ले गया। उसने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सज़ा दिलाने का फ़ैसला किया। फिर मेरी बेटी की नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई। जेल में उसका बहुत भयानक अंजाम हुआ। साइको तो वो पहले ही थी, दिमागी तौर पर, अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई। मेरी बेटी अब भी खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से हसद करना चाहिए, वरना ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।